हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, मैंने YouTube पे देख लिया है, कोई भी मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा वो पढ़ा बहुत अच्छा नहीं रहे, मतलब मैं इसको इस तरीके से आपको डायग्राम वाइज समझाना चाहता हूं और समझाऊंगा। इसके अंदर हर टॉपिक को, हर वर्ड को एक डायग्राम के माध्यम से मैंने या एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो में आएगा बहुत मजा। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए, तो देखो बच्चों, पहला तो अगर बात कर लेते आखिर भू आकृतियां होती क्या है। तो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा पृथ्वी, है ना बच्चों। तो पृथ्वी पर आपको यहाँ पहाड़, पर्वत, झरने, है ना, महाद्वीप, ये सारे आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? भू आकृतियां कहलाती हैं। अब यही बात करेंगे हम इस चैप्टर में कि आखिर पहाड़ों का, पर्वतों का, नदियों का, मृदा का आखिर निर्माण होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आइए, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि पहले देखो, विवर्तनिकी शक्ति, आपको जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है ना, उसका मेन कारण क्या है? विवर्तनिकी शक्तियां। होता क्या है, पृथ्वी पर हमारा जो धरातल है ये असमान है। असमानता का मतलब क्या? ऊबड़ है, खाबड़ है, ऊंचा है, नीचा है कि नहीं है। और इस असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है बच्चों? आंतरिक शक्तियां है। अब भैया, आंतरिक शक्ति का मतलब क्या होता है? चलो आगे हम बात करते हैं आंतरिक शक्तियां। यहां तो सबसे पहले क्लियर कर लेना, विवर्तनिकी शक्तियां क्या होती है? जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बता रखा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना। तो उसमें जाके आप जाके समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है बच्चों, कि ये शक्तियां, यानी ये शक्तियां क्या करती है? स्थल मंडलीय प्लेटों को क्या करती है? गतिमान करती है। यानी हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें होती है ना, उसको गति प्रदान करती हैं, जिससे क्या होता है? धरातल यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की रचना होती है। अब पृथ्वी का धरातल क्या हो जाता है? असमतल हो जाता है। मतलब इस तरीके का नहीं होता, है ना बच्चों, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। किसके कारण बच्चों? और इन शक्तियों को क्या कहते हैं हम? विवर्तनिकी शक्ति, टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं इन्हें। जैसे कि आप ये देख सकते हो, देखो मैंने माना ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ क्या होता है बच्चों? ये क्या है? ये गतिमान है। मतलब यहाँ क्या चल रही है? संवहनी धाराएं चल रही हैं। अब ये धाराएं जब चलती हैं तो इस तरीके से क्या करती है? प्लेटों को इस तरफ की खींचती है और इस तरफ भी खींचती है, या प्लेटों, कुछ प्लेटों को इस तरफ, कुछ प्लेटों को इस तरफ। और इस तरह से क्या होता है? अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं भू आकृतियां, ठीक है। जैसा कि अगर देखते हैं, बात करते हैं आखिर भू आकृतियां। आपको देखो, मैंने दो भू आकृति दिखाई है। आपको ये दिख रहा होगा, ये पहाड़, ठीक है, और एक इस टाइप से दिख रहा होगा डायग्राम। अब आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे पत्थर कोई रखे गया है क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, ये किसी ने रखा नहीं है, ये कोई वो नहीं बना रखा है। ये सारी के सारी क्या है? भू आकृतियां हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कारण हुआ है जिससे इस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ है। तो होता क्या है बच्चों? अंतर्जनित अर्थात आंतरिक शक्तियां, ठीक है, और बहिर्जनिक अर्थात बाहरी शक्तियों के इस खेल से क्या होता है? भू आकृतियां बनती हैं और संवरती हैं, यानी बनती है और बिगड़ती हैं। कौन से बल है बच्चों इसके कारण? यानी पृथ्वी की भू आकृति किन कारणों से बनती है? आंतरिक शक्तियों के कारण, और क्या है बच्चों? बाहरी शक्तियों के कारण। इन दो शक्तियों के कारण क्या बनता है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है, जो इस प्रकार से दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार हैं। अब आखिर बात करते हैं कि आखिर ये आंतरिक और बाहरी शक्तियां है कौन सी, ठीक है। तो जैसे कि यहां देखो बच्चों, ये दोनों ही प्रक्रिया क्या होती हैं? ये दोनों ही प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर निरंतर क्या होती है? चलती रहती है, और इन्हीं को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। धरातल पर दिखाई देने वाली जितनी भी आपको भू आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें दो बलों के कारण बनती है। यानी पृथ्वी के ऊपर आपको जितनी भी आकृतियां दिखाई देती हैं, वो दो बलों के कारण बनती है। कितने बलों के कारण बनती है बच्चों? दो बल के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है। और ये दो बल कौन से हैं? बहिर्जनिक बल और आंतरिक बल। इन दो बलों के कारण क्या होती है? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आखिर अंतर्जनिक और बाहरी, ये दोनों शक्तियां हैं क्या?
यानी बहिर्जनिक बल और अंतर्जनिक बल दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल में क्या आता है बच्चों, जैसे पटल निरूपण। अब बोलोगे पटल निरूपण क्या होता है, तो पहला पटल निरूपण, दूसरा आपका क्या है, ज्वालामुखी। ये अंतर्जनिक बल का उदाहरण है। ज्वालामुखी क्या ऊपर से बनता है, नहीं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा निकलता है और जब हमारी भूपर्पट्टी पे आता है तो इस प्रकार से ये मैग्मा लावा में बदल जाता है और ज्वालामुखियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी के साथ साथ पटल निरूपण भी क्या होता है, हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ही एक पार्ट है, जिसको आगे हम देखेंगे। चलो दूसरा क्या है बच्चों, बाहरी बल। आंतरिक बल में मैंने अभी बताया ना, ये जो दोनों उदाहरण बताए ना मैंने बच्चों, जैसे पटल विरूपण और ज्वालामुखी, ये दोनों ही क्या है, आंतरिक बल के उदाहरण है। और बाहरी बल के उदाहरण कौन से बच्चों, तो बाहरी बल के उदाहरण है अपक्षय। अब बोलोगे बच्चों अपक्षय का मतलब क्या होता है, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है ना। चट्टानें जो होती है किसी भी कारण से अगर टूटती फूटती हैं तो उसे कहते हैं अपक्षय। दूसरा आता है अपर्दन और निक्षेपण। अब हुआ क्या, देखो प्रोसेस समझना। सपोज करो कि हुआ क्या कि मतलब ये कोई चट्टान है, ठीक है बच्चों, यहां देखो ये चट्टाने हैं, ये चट्टान क्या हुई, ये जो पानी के कारण क्या हो गया, पिघलने लग गई, ठीक है ना। या कैसे जो चट्टाने हैं ना उनको टूटने फूटने लग गई, किसके कारण, अपक्षय के कारण। चट्टाने टूटने फूटने लग गई और पानी के कारण क्या हुआ, ये टूटा फूटा भाग या तो जल भी हो सकता है बच्चों, वायु भी हो सकता है। तो जल या वायु के माध्यम से क्या हुआ, ये जो टूटा फूटा जो भाग था, ये जो अवसाद थे, ये क्या हो गए, नदी के सहारे या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, जिसे क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन। और जिस स्थान पर ये सारे के सारे जो कंकड़ या जितने भी चीजें होती हैं या अवसाद होते हैं, जहां इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है निक्षेपण। क्या कहा जाता है बच्चों, निक्षेपण। आपको दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा है ना, कोई चट्टाने टूटी फूटी और ये इस तरीके से जाती रही, तो ये किसकी हेल्प से गई, मृदा अपर्दन के कारण। और जहां ये इकट्ठी हो जाएंगी इसे कहा जाएगा निक्षेपण। क्या कहा जाएगा, निक्षेपण। अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना। अपर्दन का मतलब क्या होता है, नदियों द्वारा, वायु द्वारा, मतलब चट्टानों के मिहीन कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। और जिस जगह ये इकट्ठी हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों में डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक होता है वृहत संचलन। अब वृहत संचलन का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, डीप समझाऊंगा। देखो अब बात करते हैं अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल में हम बात करेंगे पटल निरूपण के बारे में। यानी पटल निरूपण का मतलब क्या होता है बच्चों, पटल विरूपण से आशय क्या होता है, उस प्रक्रिया से है जिसमें पृथ्वी की परपट्टी में क्या होता है, झुकाव आ जाता है, वलन आ जाता है, भ्रंश टूट जाता है, विभंग ऊंचाई ऊंचा नीचा पैदा हो जाता है और धरातल पर असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। क्या बोला बच्चों, पटल विरूपण का मतलब क्या होता है, जिसमें पृथ्वी की परपट्टी, क्या है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं परपट्टी। तो पृथ्वी की परपट्टी में क्या आ जाता है, झुकाव, वलन, ठीक है, भ्रंश, है ना, या विभंग पैदा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये इसी कारण से क्या होता है, असमानता उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर बहुत ही धीमी गति से चलती है बच्चों। पटल विरूपण, अगर आपको कोई प्राकृतिक कोई चेंजेस दिखता होगा, ठीक है ना, या कोई दरार दिख गई आपको, ठीक है ना, कोई दरार हो गया, कोई पहाड़, जैसे हिमालय का निर्माण, तो तुम्हें क्या लग रहा है इतनी आसानी से हिमालय का निर्माण हुआ है? बच्चों ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा स्लोली काम करती है, बहुत धीमी गति से काम करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है ना, और ये कार्य करती है। और तथा क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, काफी लंबे समय बाद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है हिमालय एक बार में नहीं बन गया, हजारों करोड़ों साल लगे थे हिमालय को बनने में, तब जाके हिमालय बना है। ऐसा ही नहीं है कि एक प्लेट आई सीधा उसके नीचे घुस गई और हिमालय उठ गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा आता है बच्चों, बात करते हैं पटल विरूपण के बारे में, ठीक है, और डीप। पहला देखो याद में, स्थानीय संचलन के कारण क्या होता है, उत्पन्न भूकंप भी एक पटल विरूपण का ही उदाहरण है, ठीक है। दूसरा पर्वतों का निर्माण होना, ठीक है, जब आप कोई देखते हो ना, देखो पहाड़ पर्वत देखते हो तो इसका एक उदाहरण है। इसके साथ परपट्टी जो प्लेटें हैं वो क्षैतिज दिशा में, यानी इस तरीके की सीधी दिशा में क्या होती है, संचलन करने लगती हैं। यानी जो प्लेटें होती हैं वो अपनी विपरीत दिशा की ओर क्या करती है, चलने लग जाती है, जिस पर अलग अलग प्रकार की क्या बनती है, आकृतियां बनती है।
धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपों की संरचना भी इसी से संबंधित है। यानी पटल विरूपण से ही क्या होता है, बहुत सारे महाद्वीपों के जो महाद्वीप की जो प्लेटें होती हैं वो चलायमान होती हैं। क्या होती है बच्चों, चलायमान होती हैं। तो ये होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं आखिर यहां देखना बच्चों, ज्वालामुखी नहीं बोला मैंने, ज्वालामुखीयता बोला। अब बच्चे डायरेक्टली पढ़ के बोलेंगे यार ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी नहीं बच्चों, ज्वालामुखीयता है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता दोनों में क्या होता है बच्चों, अंतर होता है। क्या होता है देखो, पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह पर बनी दरार या छिद्र से नीचे के पिघले पत्थर या अन्य सामग्री के लावा और गैसों के रूप में उलगाव को क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लावा जो है ना, लावा का ऊपर आना और वहां जमकर ठोस रूप ले लेना। देखो जैसे देखो ये लावा क्या हो रहा है बच्चों, यहां निकल रहा है या नहीं निकल रहा, लेकिन यहां भी जा रहा है ना, ये दिख रहा है आपको ये। अब यही बाद में जाकर क्या हो जाएगा, ठोस रूप जब ले लेगा तो इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखीयता। यानी पृथ्वी पर सबसे ऊपरी सतह पर बनने वाली वह दरार या छिद्र जिसके पिघले पत्थर या अन्य पदार्थ क्या होते हैं, लावा और गैसों के रूप में उलगाव होता है, यहां से बाहर क्या होती है, निकलती हैं। ठीक है, इसे ज्वालामुखीयता कहती है। लावा के ऊपर आना और वहां जमकर ठोस रूप ले लेना ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखीयता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ज्वालामुखीयता। चलो आगे बात करते हैं। अब टॉपिक है बच्चों हमारा अपक्षय। अब बोलो अपक्षय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जो शैलें यानी चट्टानें जो होती हैं एक ही स्थान पे टूटने फूटने लग जाती हैं और अपघटित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, अपक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपक्षय। मैंने क्या बोला, अपक्षय एक यांत्रिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है ना, क्रिया है जिसके कारण जो शैलें यानी चट्टानें हैं एक ही स्थान पे टूटने फूटने लग जाती है और अपघटित हो जाती हैं, जिससे क्या कहा जाता है, अपक्षय कहा जाता है। ठीक है ना। अपक्षय को निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक होता है अपशल्कन, दूसरा होता है संकुचन और विस्तारण, तीसरा हिमकरण और तुषार वेल्डिंग। ठीक है ना। ये तीन चीजें क्या होती हैं, इसी के ही क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि कैसे अपक्षय होता है। चित्र के माध्यम समझाऊंगा। देखो बच्चों, पहला देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अपक्षय की इस प्रक्रिया यानी अपशल्कन में क्या होता है, अपक्षय की इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, चट्टानों की जो परतें होती है ना वो प्याज के छिलके के रूप में क्या होती है, उतरने लग जाती है। ये आपको दिख रहा है ना, ये किस तरह से लेयर दिख रहा है आपको, किस तरह से लेयर ये निकल गई है इन चट्टानों की, दिख रहा है आपको ये। तो प्याज के छिलके के रूप में क्या होती है, इनकी जो ऊपरी वाला चट्टानों का ऊपरी भाग जो आवरण है वो हटने लग जाता है और ऐसा गुंबद आकार की भू आकृतियों में होता है। इनके ऊपर की क्या होती है बच्चों, जो परत होती है ना वो अपर्दन के कारण हट जाती है और परतदार पट्टियों का क्या होता है, विकास होता है। देखो परतदार पट्टी बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, अपशल्कन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपशल्कन। यानी अपशल्कन क्या होता है, अपक्षय का ही एक प्रकार है। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है हमारे पास संकुचन और विस्तारण। ठीक है, संकुचन और विस्तारण। अब इसका मतलब क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। यानी शैलों में मौजूद जो खनिज होता है तापमान बढ़ने से क्या होता है, फैलता है और तापमान कम होने से क्या होता है, सिकुड़ता है। यानी सपोज करो कोई चट्टान ही है, तापमान बढ़ेगा तो फैलेगा, पानी जब जाएगा इसके अंदर तो फैलेगा, ठीक है ना। और तापमान कम होगा तो सॉरी क्या बोला मैंने यहाँ, कि यानी तापमान बढ़ने से क्या होता है, ये फैलता है और तापमान घटने से क्या होता है, ये सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है, और बढ़ने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या हो जाती हैं, या शैलें क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और टूटने फूटने लग जाती हैं। इसी प्रक्रिया को संकुचन या विस्तारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकुचन और विस्तारण। ये भी एक अपक्षय का ही टाइप है। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया को समझते हैं बच्चों। तीसरा प्रक्रिया है हिमकरण या तुषार वेल्डिंग। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, शैलों के दरारों में, ये दिख रहा है आपको, ये दो चट्टानें जो होती है ना बच्चों, इसके दरारों में क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। इन दरारों में क्या हो जाता है, इन दरारों में क्या होता है, जल जम जाता है, भर जाता है और तापमान गिरने से क्या होता है, जल
हिम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी तापमान घटने से क्या होता है, ये जो जल होता है ना, ये बर्फ के रूप में क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, और जम जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हिम बनने से आयतन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जो शैलों को क्या करता है, दबाव डालता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति से शैलो टूट जाती है। मतलब फिर देखो ये पानी है, ये चट्टाने हैं, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। जब गर्मी आएगी तो क्या आएगा, जब गर्मी यानी जब ये पानी पिघलेगा तो फिर दोबारा वैसा हो जाएगा। फिर संकुचन, यानी पहला संकुचन होगा, फिर विस्तारण होगा, संकुचन होगा, विस्तारण होगा, और इस प्रकार से चट्टाने क्या हो जाएंगे, कमजोर होकर टूटने फूटने लग जाएंगे। इसी को कहते हैं हिमकरण और तुषार वेंडिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपक्षय के प्रकार, यानी जो चट्टाने होती हैं टूटती फूटती हैं, आखिर रीजंस क्या होते हैं। तो इनके दो रीजंस होते हैं बच्चों। ठीक है, अपक्षय के यानी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रासायनिक अपक्षय, एक होता है भौतिक अपक्षय। ये दो प्रकार से क्या होती है, चट्टाने कमजोर होती हैं या चट्टानों का टूटने फूटना प्रक्रिया आरंभ होता है। चलो इन दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं। पहला आता है रासायनिक अपक्षय। अब बच्चों देखो रासायनिक अपक्षय होता क्या है, रासायनिक अपक्षय को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा नमक की एक डली को आर्द्र स्थान पर रखने से क्या होता है, वह गल जाता है और खत्म हो जाता है। आपने ये तो सुना होगा लोहे को अगर खुले स्थान पर अगर छोड़ दिया जाए या आर्द्र स्थान पर रखने से क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। क्या लगता है, जंग लग जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो नष्ट होने लग जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अपक्षय का ही प्रकार है। कोई भी अगर लोहा है, ठीक है, अगर हम बाहर रख देंगे, आर्द्र जलवायु में रख देंगे तो उसमें जंग लगने लग जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, टूटने लग जाएगा। तो वो किसके कारण हुआ, रासायनिक अपक्षय के कारण। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या होता है बच्चों, लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया है, और यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ भी होती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं रासायनिक अपक्षय के प्रकार। अब बात करेंगे कि आखिर रासायनिक अपक्षय होता क्या है, इनके प्रकार कितने हैं। तो देखो जिसमें से रासायनिक अपक्षय के प्रकार में एक बात करेंगे पहले विलयन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, विलयन यानी सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है, तो देखो बच्चों आपने साइंस में भी तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में, साइंस में भी है इसके अंदर। तो होता क्या है, चट्टानों में जो मौजूद कई प्रकार के जो क्या होते हैं, खनिज होते हैं ना बच्चों, वो घुल जाते हैं। जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया। और इस तरह के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से क्या होता है, शैल युक्त जो चट्टाने होती है ना बच्चों, वो अपक्षित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, देखो इधर कहने का मतलब क्या है, चट्टानों में जो मौजूद कई प्रकार के खनिज होते हैं, यानी कई प्रकार के क्या होते हैं, इसमें खनिज घुल जाते हैं। जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, इस तरीके का। होता क्या है कि जब वर्षा होती है ना, तो बरसात के समय क्या होता है, चट्टाने ना घुलने लग जाती है। चट्टाने जो क्या होती हैं, घुलने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वर्षा के पानी में क्या होता है, जब उसमें सल्फेट, पोटेशियम, नाइट्रेट जैसे तत्व होते हैं ना जब वर्षा के पानी में, तो ये क्या करते हैं, खनिजों को, जो खनिज होते हैं ना, या जो चट्टाने होती हैं, उन्हें कमजोर कर देती हैं। और कमजोर होने के बाद क्या होती है, चट्टाने टूटने लग जाती हैं। इसी को ही सॉल्यूशन या विलयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको चट्टान दिख रही होगी, ये देखो आपको क्या लग रहा है, कहाँ गया होगा ये सारा सारा, तो ये बरसात के कारण क्या हो गया, घुल गया है। इसमें जो मिट्टी है, ठीक है ना, वो क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। तो ये भी एक विलयन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनेशन। ठीक है, अब कार्बोनेशन होता क्या है, तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, वर्षा के जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी क्या होता है, जब वर्षा में क्या होता है, वर्षा के जल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से किस अम्ल का निर्माण होता है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये अम्ल क्या होता है, चूना युक्त चट्टानों को क्या करती हैं, घोल देती हैं। ठीक है, जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी में क्या होता है, जब वर्षा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें शामिल हो जाता है तो उसमें एक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। और ये अम्ल क्या करता है, जो चूना युक्त जो चट्टाने होती हैं उसको घोलना शुरू कर देती है। क्या करती हैं बच्चों, उसको घोलना शुरू कर देती है, जिसे क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बच्चों जल योजन। अब जल योजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ चट्टाने जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को क्या करती है, सोख लेती है। कुछ ऐसी चट्टाने होती है जो कैल्शियम सल्फेट से बनी होती हैं, ये चट्टाने क्या करती है, जल को सोख लेती हैं और फैला देती हैं और कमजोर हो जाती हैं और फिर बाद में क्या होती हैं, टूट जाती है। दिख रहा है आप लोगों को चित्र में, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट जब जल में चला जाता है तो ये क्या करती है, इसको सोख लेती हैं और बाद में चट्टाने धीरे धीरे क्या होती है, कमजोर हो जाती है और बाद में क्या होती है, चट्टाने टूटने फूटने लग जाती हैं, जिसे जलयोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण। अब आखिर ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर बताओ ना तो बेटा लोहे में जंग लगना। बच्चों लोहे में जंग लगना यानी लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीकरण गैस को संपर्क में आने से क्या होता है, यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। यानी जब जल में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है तो इस प्रकार की क्या होता है, लोहे में क्या होता है, जंग लगने लग जाता है। लोहे में क्या होता है बच्चों, जंग लगना लग जाता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं भौतिक अपक्षय के बारे में। ये तो हमने जो बात करी है बच्चों रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भौतिक अपक्षय। एक ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन के बिना क्या होते, चट्टाने खनिजों, जो चट्टाने होती हैं वो खनिजों और मिट्टी के विघटन का कारण बनती है। यानी ये चट्टाने जो होती हैं ये अपने आप में ही क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, टूटने फूटने लग जाती है। ये आपको दिख रहा होगा चट्टाने, ठीक है। तो ये क्या है, एक भौतिक अपक्षय का क्या होता है बच्चों, उदाहरण है, जो किसी रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के नहीं होता। उसके बिना जो चट्टाने और खनिज और मिट्टी जो होती है विखंडित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। जैविक अपक्षय अगर बात की जाए, जैसे इसमें एक बात की गई है जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय का मतलब क्या होता है, देखो केचुआ, दीमको, चूहा इत्यादि जीव द्वारा क्या होता है, बिल खोदने के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। पौधों की जो जड़ें होती है वो धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त प्रभाव डालती है और उन्हें यांत्रिक ढंग से क्या होती है, तोड़कर अलग अलग कर देती है। ये देखो ये जो एक है ना पेड़, ये क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे इसी चट्टान को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं कर रहा, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस चट्टान को तोड़ता फोड़ता जा रहा है, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा होगा ये जो क्या नाम है केचुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी को तोड़ फोड़ नहीं रहे, है ना, तो ये छेद या गड्ढा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये दोनों ही जैविक अपक्षय का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो क्या बताया मैंने, केचुआ, ठीक है ना बच्चों, जैसे केचुआ हो गया, दीमक हो गया, चूहे, ये जीव जंतु क्या करते हैं, बिल को खोदने लग जाते हैं और सतहों का निर्माण करते हैं। और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त प्रभाव डालती हैं और उन्हें यांत्रिक ढंग से क्या करती है, तोड़ने फोड़ने लग जाती हैं। ये भी एक क्या है, जैविक अपक्षय का क्या है बच्चों, उदाहरण है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अपक्षय की प्रक्रिया, यानी ये जो अपक्षय हो रहा है, चट्टानों का टूटना फूटना हो रहा है, तो इससे लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है। तो बच्चों देखो होता क्या है, तो देखो बच्चों होता क्या है कि अगर बात की जाए, देखो चट्टाने जो है वो छोटे टुकड़ों में बंटकर मृदा का क्या करती हैं बच्चों, निर्माण करती है। जब चट्टाने जो होती है ना बहुत छोटे छोटे महीन कणों में जब बदल जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है बच्चों, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। और अपक्षय चट्टानों में क्या होता है, जो मूल्यवान खनिज होता है ना बच्चों, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है ना, इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। अपने आप ही अगर चट्टानें क्या हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, तो इस प्रकार के खनिजों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, पहली बात। दूसरा, अपक्षय से क्या होता है बच्चों, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तीसरा क्या, दो अपक्षय के कारण क्या होता है, अन्य पदार्थों का निक्षालन हो जाता है और वे स्थानांतरित हो जाते हैं और खनिज एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सपोज करो ये कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान के अंदर बहुत सारे क्या है बच्चों, खनिज है। अब अपने आप ही जब अपक्षय हो जाएगा तो चट्टाने टूटने फूटने लग जाएंगी, तो चट्टाने टूट फूट कर क्या हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगे, लेकिन ये जो खनिज होते हैं ना बच्चों, ये उसी स्थान पर स्थिर रहेंगे। तो खनिज हमें आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है बच्चों, अपक्षय के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। अब मैंने बताया था आप लोगों को वृहद संचलन क्या होता है।
देखो जो शैले होती है चट्टाने, यानी चट्टानों का जो मलबा है वो छोटे या बड़े टुकड़ों के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ढाल की सतहों से या ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं, तो इसे बृहद संचलन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, यहाँ क्या था कि ये जो शैले हैं, देख रहे हैं आप लोगों को, ये शैले बहुत सारे छोटे शैले भी हैं और बड़ी शैले भी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो छोटे और बड़े आकार की जो शैले हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण देख रहा होगा आप लोगों को नीचे की ओर आ रही है ना, स्थानांतरित हो रही है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो रहा है, सहारे मंद या तीव्र गति से क्या होती है, स्थानांतरित होती है, ठीक है। और ये नीचे की ओर क्या आती है, की ओर आती हैं। इसी को क्या कहते हैं, बृहद संचलन के नाम से जाना जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बृहद संचलन की सक्रियता के पीछे कार्य करने वाले कारक, यानी आखिर जो बृहद संचलन है ये आखिर बच्चों होता कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों होता क्या है, प्राकृतिक या कृत्रिम संसाधनों के द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार का हटना, यानी अगर बात की जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई प्राकृतिक कारण है या कोई ऐसा मतलब हमने कोई मशीन बना दी जिसके द्वारा पहाड़ों पर जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, पहाड़ों पर जो चट्टानें होती हैं वो नीचे की ओर क्या होती है, खिसकना शुरू हो जाती हैं, है ना। या सपोज करो ये पहाड़ ऐसे था पहले, तो क्या ये जैसे अगर बात की जाए, मैं इसे मान लेता हूं पहाड़, ठीक है ना बच्चों। अगर ये पहाड़ ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या चट्टानें इधर आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी। लेकिन धीरे धीरे इन पदार्थों का क्या होगा बच्चों, अपक्षय होने लग जाएगा और अपर्दन होने लग जाएगा, तो इस प्रकार का शेप आएगा कि नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ की जो चट्टानें होती है या अन्य पदार्थ नीचे की ओर खिसकने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, बृहद संचलन की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, दूसरा है ढालों की प्रवणता और ऊंचाई की बढ़ोतरी हो जाती है। देखो इसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ठीक है, बृहद संचलन के कारण क्या होती है, ढालों की ऊंचाई बढ़ जाती है। तीसरा बच्चों, पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण क्या होता है, पैदा अतिभार, यानी इस प्रकार से अतिभार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, मूल ढाल की सतहों पर क्या होता है, पदार्थ और भार का हटना, भूकंप का आना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध कटाई होना, विस्फोट, मशीनों का कंपन होना, ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है, बृहद संचलन के ही एक टाइप कहलाते हैं, ठीक है। थोड़ा देखो बच्चों, ये चैप्टर जो होता है थोड़ा सा ना वैज्ञानिक या साइंस वाला पार्ट ले लेता है, लेकिन इतना ज्यादा आप लोगों को ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जितना चीजें मैं इजी वे में समझा रहा हूँ, आपको उन्हीं चीजों को कैच करना है, ठीक है। और अगर मैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बस उतना आप कर लो, अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारा साइंस का पार्ट भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। देखो अब आता है तीव्र संचलन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो होता क्या है कि आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर क्या होता है, जल युक्त जो मिट्टी अथवा गाद जो होती है तेजी से खिसकती है, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, तीव्र संचलन कहते हैं। होता क्या है बच्चों, आर्द्र जलवायु में क्या होता है, ऊंचाई से क्या होता है, जो बहुत सारी क्या होती है, मिट्टी होती है या गाद होती है, वो नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तीव्र संचलन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को तीव्र संचलन के नाम से जाना जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कई तरीकों से होती है, जो आपने देखा जो संचलन जो है, तीव्र संचलन, ये कई प्रकार से होता है। पहला होता है मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह का मतलब क्या होता है बच्चों, जब चिकनी मिट्टी और जो गाद जो पहाड़ी ढालों से क्या होती है, नीचे की ओर आती है, इसे क्या कहते हैं, मृदा प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मृदा प्रवाह, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये कोई पहाड़ है, तो इससे क्या आ रहा है, तीव्र गति से क्या आ रहा है बच्चों, इस प्रकार के जो मिट्टी है या गाद है ये इस तरीके से आ जा रहा है ना। तो क्या बोला, जब संतृप्त चिकनी मिट्टी या गाद पहाड़ों से सहारे नीचे की ओर संचलन करती है तो उसे मृदा प्रवाह कहा जाता है। ये सीढ़ी बनाते हुए जब ये पदार्थ सांप की तरह क्या होते हैं, नीचे की ओर खिसकते हैं, तो इसे अवसर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार इस तरीके से सांप की तरह भी क्या करते हैं, ये मिट्टियां पहाड़ों से नीचे की ओर आती है, जिससे क्या कहते हैं, इसे अवसर्पण भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है कीचड़ प्रवाह।
अब भाई कीचड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा इसी प्रकार का होता है। बहुत अधिक मात्रा में जब क्या होता है अपक्षय होने लग जाता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है चट्टानें टूटने फूटने लग जाती हैं, ठीक है, तो होने के कारण जो भारी वर्षा के कारण क्या होता है बच्चों, जो कीचड़ होता है ना, कीचड़ बन जाता है। और ये कीचड़ तेजी से क्या होता है नदी के रूप में ढालों से क्या होता है घाटियों की ओर बहने लग जाता है, और ये घटना बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये किस तरीके से क्या होता है कि ये पहाड़ों से जो कीचड़ है ये नीचे की ओर आता है, और यहाँ जो लोगों के घर वर होते हैं ना उन सभी को क्या करता है खत्म कर देता है। इससे काफी ज्यादा विनाश होता है, काफी लोगों को जन धन दोनों की ही हानि होती है। इसे कहा जाता है कीचड़ प्रवाह। एक होता है बच्चों मलबा अवधाव। अब मलबा अवधाव का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी ये प्रक्रिया तीव्र, जैसे क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है, जिससे क्या होता है जो मलबा होता है चट्टानों के टुकड़े या कीचड़ प्रवाह से भी अधिक तेजी से क्या होता है नीचे की ओर आता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो पहाड़ है, पहाड़ों से जो मलबा है ना बच्चों, वो बहुत तीव्र गति से, यानी कीचड़ प्रवाह से भी क्या आता है, जो कीचड़ प्रवाह है ना उससे भी तीव्र गति से क्या होता है ये नीचे की ओर आता है, जिससे हम मलबा अवधाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मलबा अवधाव, ठीक है। दूसरा अब आता है बच्चों निक्षेपण, ठीक है, कि आखिर निक्षेपण का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को निक्षेपण अपरदन का ही क्या होता है एक परिणाम होता है, ठीक है। जब ढाल में कमी आती है, क्या होती है बच्चों, जब ढाल में कमी आती है, जैसे सपोज करो कि अगर ये कोई ढाल है, ठीक है, तो यहां से कोई वस्तु जब नीचे की ओर आएगी तो इसका ढाल क्या होगा तीव्र होगा। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होती है, जब ढाल क्या होता है कम होने लग जाता है, तो क्या होता है जब ये जो मतलब मटेरियल नहीं होता, अवसाद कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, अपर्दित जो पदार्थ होता है, पदार्थों का निक्षेपण या जमाव शुरू हो जाता है। यानी ये पदार्थ नीचे की ओर आके क्या होता है कहीं ना कहीं जम जाते हैं, और जब ये पदार्थ कहीं ना कहीं जम जाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। देखो बच्चों, जैसे आपको ये दिख रहा होगा चित्र में, दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये कोई नदी है, ठीक है। अब ये नदी क्या कर रही है, अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है, लेकिन जहां इसकी ढाल कम हो रही है, ये वहां उन क्षेत्रों में क्या कर रही है, ये जमाव, मिट्टी का जमाव करना क्या कर दे रही है, शुरू कर दे रही है, और इसी मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर मृदा किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है मृदा धरातल पर एक प्राकृतिक तत्वों का समूह है, जिसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं मृदा में, जिसमें जीव जंतु तथा पौधों के पोषित करने की क्षमता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और याद रखिएगा मृदा की एक परत को बनने में कई सौ साल लग जाते हैं, एक मृदा की परत को बनने में कई सौ साल लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आखिर मृदा निर्माण को प्रभावित कैसे, आखिर मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, आखिर उसका निर्माण होता किस प्रकार है, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता है बच्चों, जलवायु में जो मूल शैलें होती है, मूल शैलों के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा क्या करती है, मिट्टी में ह्यूमस यानी नमी को बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण क्या होता है, मिट्टी के उपजाऊ तत्व क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। देखो पानी होना, वर्षा का होना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, जो पानी यानी जो मिट्टी है, मिट्टी को नुकसान होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, खत्म हो जाती है। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण में क्या होता है, एक होता है जल क्रांतता। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, जब हम सिंचाई करते हैं, जब किसान खेती करता है, तो खेती करने के टाइम पे क्या होता है, जब किसान जरूरत से ज्यादा फसलों को सिंचाई कर देता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जरूरत से ज्यादा सींच देगा, तो सिंचाई करने के कारण क्या होता है, जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, खत्म होने लग जाती है, ठीक है ना। तो जलवायु क्या होती है, एक प्रकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मूल पदार्थ। यानी जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी का भी क्या होता है वैसा ही अपक्षय होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में क्या होता है बच्चों, मिट्टी जो है वहां की आधार शैलों के कारण काली है। आपको पता है अगर हम बात करेंगे जो दक्षिण भारत के बारे में, ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में आप देखोगे तो यहाँ मिट्टी जो होती है वो क्या पाई जाती है बच्चों, काली मिट्टी पाई जाती है, यानी काली मृदा यहाँ जो है वो काली मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ चट्टाने क्या है, कायांतरित चट्टाने हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ की मिट्टी क्या होती है बच्चों, काली होती है। नेक्स्ट आता है उच्चावच। अब उच्चावच क्या है बच्चों, देखो ठीक है, होता क्या है, पहाड़ी भागों में क्या होता है, जो मिट्टी की परत क्या होती है, पतली होती है, और मैदानी भागों में मिट्टी की यानी मृदा की जो परत होती है क्या होती है, मोटी होती है। तो कॉमन सी बात है, जब मिट्टी की परत मोटी होगी तो वहां खेती भी क्या होगी, अच्छी खासी होगी, नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है, भारत के अधिकांश उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ज्यादातर खेती की जाती है, क्योंकि उसमें मृदा की जो परत होती है वो काफी मोटी होती है, ठीक है। तो यानी ऊंचाई भी क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है जैविक क्रिया। अब जैविक क्रियाओं में क्या होता है बच्चों, यानी वनस्पति का आवरण, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति क्या करती है, मृदा को काफी ज्यादा उपजाऊ बनाती है। आप सभी को पता है मृदा में ना बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जीव जंतु, वनस्पति, सड़े गले अवसाद उसमें शामिल होते हैं। यही चीजें क्या करती हैं, मृदा को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। ये तो पहले की बात रही। आजकल के टाइम पे पता है बच्चों क्या होता है, आजकल के टाइम पे क्या होता है, पहले मेरे टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में होता क्या था एक्चुअली, कि वो क्षेत्र में ना खेती काफी ज्यादा होती थी। आज से करीब जब 12-13 साल का था तो खेती ज्यादा होती थी। तो हम लोग जो मछली मार्केट मतलब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो होता क्या था कि हमें केंचुओं की जरूरत होती थी, ठीक है। और वो केंचुए क्या होते, खेतों में पाए जाते थे। अगर आप खेतों में एक फावड़ा पहले मारोगे ना तो केंचुए दिखने लग जाएंगे। उनको पन्नी में डालते थे और इसको मतलब फंदा लगा के मछली पकड़ा करते थे। लेकिन आज आप बहुत सारे क्षेत्रों में जाओगे ना, मतलब कृषि जहां खेती होती है, अगर आप उन क्षेत्रों में आज जाओगे ना तो आपको वहां ऐसे किस प्रकार के केंचुए नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये केंचुए धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और अब लोग लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं। इसीलिए लगातार भूमि की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखो ये होता है, इस प्रकार के दिख रहा है, इस तरीके से होता है, इस प्रकार के केंचुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्या है बच्चों, समय, यानी लंबी कला अवधि में क्या होता है, मिट्टी जो बनती है ना वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। यानी जिस मृदा का निर्माण काफी लंबे समय बाद होता है ना बच्चों, तो वो मृदा क्या होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है ना। मैंने अभी भी आपको बताया कि मृदा की केवल एक परत को बनने में हजारों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जो मृदा लंबे समय बाद बनी होगी वो मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जैसे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, एलुवियल सॉइल कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये था बच्चों। अब इसमें चलो एक और टॉपिक हमारा है, इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि अपक्षय मृदा के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखो क्या होता है बच्चों, चट्टानों के अपक्षय से जो पदार्थ जैसे मृदा हो गया, ठीक है ना, आधार का कार्य करता है, ठीक है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सड़े गले अंश होते हैं मृदा में, जिसमें घुमस कहा जाता है, ठीक है। इस मिश्रण से क्या होता है, रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैसें और जल घुले पोषक तत्व होते हैं। इस तरह लंबी समय अवधि में मृदा का अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है। मृदा का क्या होता है बच्चों, एक अच्छा खासा मिश्रण तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। मैंने जितना कोशिश किया है इस चैप्टर में हर एक पार्ट को मैंने समझाने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ा नहीं है, मैंने हर चीज समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।